नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। ये यूपी की सियासत भी बड़ी अजीब है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। कोई किसी के नेताओं को तोड़ रहा है आजकल, तो कोई किसी के सीधे परिवार में ही सेंध लगा रहा है। राजनीति में फैसलों का मोल नहीं होता, मकसद पूरा करना उद्देश्य होता है। आज राष्ट्र की बात में हम बात करेंगे अखिलेश परिवार में एक और सेंध की। आज बात होगी मुलायम कुनबे में हो रहे बिखराव की। आज योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले चंद्रशेखर आजाद की भी बात होगी। आपको बताएंगे कहां एसपी आरएलडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया है। यूपी में कांग्रेस को लगे बड़े झटके की भी बात करेंगे, साथ ही कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अखिलेश के परिवार में बिखराव की आज एक और खबर आई। अखिलेश को एक झटका कल लगा जब उनके छोटे भाई की पत्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, अपर्णा यादव। आज दूसरा झटका लगा जब अखिलेश के मौसा और मुलायम के साड़ू भाजपाई हो गए। कभी बिधूना से विधायक रहे प्रमोद गुप्ता ने गाजे बाजे के साथ बीजेपी का हाथ थाम लिया। आप समझ ही रहे हैं, पार्टी बदली तो सुर भी बदल ही गए होंगे। प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर सियासी वार किए। कहा अखिलेश ने तो नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को बंधक बना रखा है, उनकी सुनते ही नहीं है। मुलायम बुजुर्ग हो गए हैं और अखिलेश चाटुकारों से घिर गए हैं। पार्टी में गुंडों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। प्रमोद गुप्ता ने यहां तक दावा कर दिया सपा के 20 विधायक बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। प्रमोद जी बीजेपी में शामिल हो गए, क्या वजह रही? माननीय अखिलेश जी धरातल के लोगों को, समाजवादी विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं करते, चाटकारों को पसंद करते हैं। सारे चाटकारों ने, आप देख रहे हैं, उनको घेर रखा है, उन्हीं की बात मानते हैं। अब निराश मैं क्या करूं? जितने लोग हैं राजनीति में रहना, तो कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये बताइए, क्या मुलायम सिंह यादव जी से बात नहीं हुई थी पार्टी में शामिल होने से पहले? मुलायम सिंह जी हमारे आराध्य हैं और जीवन भर रहेंगे। अखिलेश जी उनकी कोई बात नहीं मानते। हाँ, मैं यहाँ करते रहते, इसके बाद करते अपने हैं। प्रमोद गुप्ता के आरोपों पर अखिलेश सीधे तो कुछ नहीं बोले। कहा बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती थी, लेकिन अब हमारे परिवारवाद को खत्म करने में जुटी हुई है। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी कुनबे में बिखराव हुआ हो। कल अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव भी भगवा झंडा थाम चुके हैं। इससे पहले पंचायत चुनाव का वक्त याद करिए। मुलायम सिंह की भतीजी संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सियासी ताल ठोक चुके हैं। एक और ऐलान आज हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि सीएम योगी को गोरखपुर सदर से चुनौती देंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने क्या कहा, पहले जरा यह सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। जिनके राज में यहाँ सीएनपीआर एनआरसी में आंदोलन करने वाले मुस्लिम भाइयों को 20 लोगों को एक दिन में कत्ल कर दिया जाता है, जिनके राज में जो है 29 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला होता है और न्याय मांगने पे बहन बेटियों पे लाठी पड़ती है। अगर रोजगार के लिए नौजवान जाता है तो उनको लाठियों से पीट के जो है गालियां देकर भगाया जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग सत्ता में नहीं आने देंगे। इसलिए मैं पार्टी के आदेश का सम्मान करते हुए वहाँ चुनाव लड़ा। मैंने पहले भी 5 साल विपक्षी भूमिका में मैं सड़कों पर लड़ा। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो 2.5 साल इस 5 साल में जेल रहा, जिसने रासुका झेली। अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के अध्यक्ष ने झेली हो तो आप बता दीजिए। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसपे 100 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ इसलिए लगे कि उसने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जब मैं 5 साल भी लड़ा हूँ तो अब भी लड़ूंगा। चंद्रशेखर के ऐलान के बाद गोरखपुर का चुनाव दिलचस्प हो गया है। हाई प्रोफाइल तो हो ही गया है। आपको बता दें, इस सीट पर 33 साल से बीजेपी का कब्जा है। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने जीत हासिल की थी, वो भी 60,000 वोटों के भारी अंतर से। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राणा राहुल सिंह को हराया था। यह देखिए, 2012 में भी समाजवादी लहर के होते हुए सीट पर राधा मोहन दास अग्रवाल ही चुनाव जीते थे, वो भी तकरीबन 50,000 वोटों से। गोरखपुर सीट का जातीय गणित भी अब जरा समझ लीजिए। इस सीट पर कायस्थ वोट 45,000 से ज्यादा हैं। कुल मतदाता करीब 4.5 लाख हैं, जिनमें से पुरुष देखिए 2.5 लाख के आसपास हैं और महिला मतदाता हैं 2,10,574।
अब जातीय गणित कायस्थ 45,000 से ज्यादा, ब्राह्मण 60,000 से ज्यादा, ठाकुर मतदाता हैं 15,000, मुस्लिम हैं यहां पर 30,000, वैश्य हैं 50,000, निषाद 35,000, दलित हैं 20,000 और यादव वोट यहां पर 15,000 हैं। ये सभी जानते हैं कि योगी के खिलाफ चुनाव यानी फुल मीडिया कवरेज। आप वाराणसी का चुनाव याद करिए, जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल उतर गए थे, नतीजा क्या हुआ सबको पता है। उसी तरह एक बार फिर गोरखपुर में योगी के खिलाफ उतर गए हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर भी जानते हैं फुल मीडिया लाइमलाइट में रहेंगे अगले 2 महीने, इस मौके को हाथ से कैसे जाने देते हैं। आज अखिलेश भी प्रेस के सामने आए, चुनावी वादों की हरी झंडी लगा दी, जरा उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। अखिलेश ने कहा यूपी में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, वही व्यवस्था जो 2005 तक लागू थी। इस योजना से लगभग 12 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा देंगे। एक बार फिर सभारती सम्मान शुरू करेंगे। क्या बोले अखिलेश यादव, सुनिए। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे। अखिलेश की बात आपने सुन ली, लेकिन आज एसपी आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका भी लगा। अवतार सिंह भड़ाना अब जेवर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वजह बताई गई है कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें, अभी हाल ही में वो बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए थे। अब जेवर से इंद्रवीर सिंह भाटी आरएलडी के प्रत्याशी होंगे। आज यूपी में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा। कांग्रेस की स्टेट महिला उपाध्यक्ष और लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यह देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद वही आरोप दोहराए जो अमूमन हर नेता अपनी पार्टी छोड़ने के बाद लगाता है। कांग्रेस महिला ओबीसी विरोधी है, मैं मेहनत कर रही थी, मुझे टिकट नहीं दिया गया, और भी वगैरह वगैरह। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपनी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, 16 महिला प्रत्याशी हैं। सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर, चरथावल से यास्मीन राणा, ठाकुरद्वार से सलमा आगा अंसारी, बिलारी से कल्पना सिंह, चंदौसी से मिथिलेश, हापुड़ से भावना वाल्मीकि, सयाना से पूनम पंडित को टिकट दिया गया। अब सवाल यह है, यूपी में अखिलेश के कुनबे में सेंध लगाकर क्या बीजेपी मजबूत हो रही है, या फिर सिर्फ मैसेजिंग की जा रही है कि देखिए अखिलेश अपने परिवार तक को नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रदेश को क्या संभालेंगे। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, यूपी की लड़ाई परिवारवाद पर क्यों आई, और दूसरा, योगी को गोरखपुर में वाकई घेर पाएंगे चंद्रशेखर। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान हैं, बीएसपी से मेरे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सबको स्क्रीन पर लाइए। मेरे साथ मुकेश शर्मा भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से आज राष्ट्र की बात में। शुरुआत अजीज खान आपसे करेंगे। अजीज खान, शुरुआत में ताबड़तोड़ आपने बीजेपी के नेता मंत्रियों को अपने पाले में लिया, यह संदेश देने की कोशिश की यूपी में हवा आपके पक्ष में बह रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे एक एक करके बीजेपी ने जो पलटवार किए हैं उससे तो मामला ऐसा लगता है कि अब पलट गया है। पहले अपर्णा यादव, उसके बाद प्रमोद गुप्ता, और भी बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का कुनबा, और परिवार में सेंध लगने से क्या संदेश जा रहा है डॉक्टर अजीज खान? सिर्फ पार्टी के नेता नहीं है आपके, ये तो परिवार के सदस्य थे। देखिए मानक जी, ऐसा है, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे पूरी बात बताई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और खुलासा करना चाहूंगा। देखिए ऐसा है, राजनीति एक चलती ट्रेन की तरह है। लोग हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ नए लोग मिल जाते हैं और कुछ लोग उस पर उतर जाते हैं। तो ये चढ़ने और उतरने का सिलसिला है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं।
और बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि साहब समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मैं पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं, उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन जो बीजेपी से टूट करके जो नेता हमारे पास आए हैं, उनका एक बड़ा जनाधार है, ये आप भी जानते हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, धर्म सैनी, जो भी हो, इनका एक जनाधार है। ये पिछड़ों के नेता हैं, ये दलितों के नेता हैं, ये मजलूमों के नेता हैं। लेकिन जो हमारे पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जो लोग गए हैं, जिनको आप कह सकते हैं, उनका कोई जनाधार, वो सिर्फ अपना वोट दे सकते हैं और अपने परिवार का वोट दे सकते हैं। एक मतलब दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा साहब कि ये जो सिलसिला है, इनके बहुत सारे कद्दावर नेता इनकी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में क्यों आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आप देखिए, आप एक चैनल पे भी चल रहा है और कई जगहों पे, साहब चंद्रशेखर रावण वो चुनाव माननीय योगी जी के खिलाफ क्यों लड़ने जा रहे हैं? ये पीड़ा है। ये देखिए, जब इंसान के अंदर पीड़ा होता है, दर्द होता है, दुख होता है, तो वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करता है। बीजेपी ने दलितों का बहुत उत्पीड़न किया, और इस कदर उत्पीड़न नहीं किया, उनको हर तरीके से उत्पीड़न किया उनका। आप देखिए ना, आप चाहे आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद मतलब दलितों में बहुत पीड़ा है, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद योगी जी के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। अगर आप चंद्रशेखर आजाद को इतना सच्चा और इतना बड़ा दलित नेता मान रहे हैं, तो उनके आरोप आप कहें तो मैं दोहरा दूं, जो उन्होंने पिछले 3 दिन में समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर लगाए हैं। अखिलेश को दलित का वोट नहीं चाहिए, अखिलेश दलित विरोधी हैं, उन्होंने दलितों का अपमान किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। इसका मतलब अगर चंद्रशेखर आजाद में बहुत पीड़ा है, तो वो सिर्फ योगी जी के लिए नहीं है, वो पीड़ा अखिलेश के लिए भी है। देखिए सर, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था, सुन तो लें। व्यक्तिगत चंद्रशेखर के खिलाफ तमाम धाराएं लगाई गई और एक लंबे वक्त तक उनको जेल में ठूस दिया गया, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ। हमारी बात वो है, हम दलितों की बात नहीं कह रहे। दलित विरोधी तो बीजेपी है ही है, पिछड़ा विरोधी तो है ही है, किसान नौजवान विरोधी तो है ही है, लेकिन एक ऐसे निर्दोष शख्स को जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा और उसके संघर्ष को नहीं देखा गया। डॉक्टर अजीज खान का संपर्क टूट गया, लेकिन शहजाद आपने सुन ली डॉक्टर अजीज खान की बात। वो कह रहे हैं बिना जनाधार वाले नेताओं को आप ले जा रहे हैं, तोड़ तोड़ के ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपके यहां भी जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। शहजाद मानक जी, अजीज जी का और समाजवादी का संपर्क जनता से टूट गया है, जनता से, केवल नेटवर्क नहीं गया है, जनता के साथ इनका नेटवर्क जो है खराब हो चुका है। और देखिए मानक जी, जो पिता का ना हुआ, जो परिवार का ना हुआ, जो बहू बेटी का ना हुआ, जो चाचा का ना हुआ, वो उत्तर प्रदेश का कैसे हो सकता है? आज तो मुलायम सिंह यादव जी के बहू बेटी भी कह रहे हैं कि बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी में वो सुरक्षित नहीं है, गायत्री प्रजापति की पार्टी में वो सुरक्षित नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार, जिसने सुनिश्चित किया कि बलात्कारी जेल के भीतर होंगे, माफिया डॉन दंगाई कसाई जेल के पीछे होंगे, आज वो उनके राज में ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। मुझे बड़ा पीड़ा हुआ कि अब तो कुछ घंटे भी नहीं हुए और आदरणीय अपर्णा यादव जी एक स्वतंत्र महिला है, यादव परिवार से, यादव कुनबे से है। आज जिस पार्टी केवल यादवों की बात करती है, एक अजीज खान उनका इस तरीके से सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। यादव खानदान के बहू की, यादव परिवार की एक व्यक्ति है, उसका इतना अपमान कर रहे हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनका साथ छोड़ दिए। ये तो अखिलेश यादव की असक्षमता है कि वो तो अपना कुनबा, एक कुनबा ही तो था। समाजवादी पार्टी दरअसल क्या है? एसपी मतलब सह परिवार, वित्त परिवार, और 60 व्यक्तियों को पद दे दिया, 20 को सांसद विधायक बना दिया, एक परिवार ही था वो भी ना रहा। और आज ये एक अजीज खान कहते हैं कि ये अपर्णा यादव जी की कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं, महिलाएं नहीं, वो कह रहे हैं जनाधार नहीं है, वो कह रहे हैं जनाधार नहीं है। एक ही तो चुनाव लड़ी है, वो भी हार गई थी 2017 में। बताइए कहां जनाधार है? मैं इस पे आ रहा हूं। तो अगर जनाधार नहीं था तो इन्होंने टिकट क्यों दिया? मतलब कितनी पुरुषवादी सोच है कि एक महिला का जनाधार नहीं हो सकता। और जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि बड़ा जनाधार है स्वामी प्रसाद मौर्य का, मेरे पास उनका वीडियो है, मैं आपको एक लाइन सुना देता हूं। ये 1 हफ्ते पहले का वीडियो है, सुनिएगा ध्यान से। कार्यक्रम था जिसमें हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों में और पिछड़ों के हितों में जो तमाम ऐतिहासिक काम किए और पहल किए हैं, उनके विषय में विस्तार से उनको जानकारियां देना था।
अखिलेश जी के सपने में कृष्ण आए हुए हैं। अच्छी बात है कि अखिलेश जी के सपने में कृष्ण भगवान आने लगे हैं और ये भी बोले कि सरकार बन जाएगी अभी। लेकिन सपने तो सपना होता है। मुरली लाल के हसीन सपने केवल देखने में अच्छे लगते हैं, आंख खुलने पर सब धराशायी हो जाता है। ये जिनके बारे में अभी ये विवेचना कर रहे थे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक हफ्ता पहले मानक जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर ऐतिहासिक काम किया है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित समाज के लिए, और अखिलेश यादव के सपने जो है मुंगेरी लाल के सपने। और क्योंकि इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी सत्यवान कहा है, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को भी सत्यवान कहा है, तो मैं उन्हीं की बातें कोट कर रहा हूं। जहां तक सवाल है पिछड़े समाज का, तो हमारी लिस्ट उठाकर देख लीजिए। हमने 68% टिकट समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित, दबे कुचले महिलाओं को देने का काम किया है। और इनकी लिस्ट कौन है? एक दंगाई से शुरू होती है नाहिद हसन और खत्म होती है कसाई हाजी यूनुस तक। एक माफिया डॉन से शुरू होती है जेलधारी और खत्म होती है बेलधारी तक। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कई लोग जो इनकी पार्टी में चले भी गए थे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। क्योंकि आज उनको पता है उसके बाद आ रहा हूं धर्मवीर चौधरी और संगीत रागी। किसानों की बेटी मुकेश शर्मा, पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी में भी सेंध लगा ली बीजेपी ने। अदिति सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, खबर है कि वो बीजेपी में जा रही हैं, और आपकी लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल को ही उठा के ले गई है। क्या लग रहा है, ये हवा किस दिशा में बह रही है, वो संकेत है या फिर ये बीजेपी का डेस्परेशन है, बस ये दिखाने की कोशिश कि देखिए सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं? मुकेश शर्मा। मानक जी, अभी इन्होंने कुछ कसाई वसाई शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं शहजाद भाई को कहना चाहूंगा, बेहतर रहेगा कि इस चुनाव को बेरोजगारी, महंगाई, उन्नाव, हाथरस, जो बलात्कार हुए वहीं तक सीमित रहने दो। ये हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है, आपको उल्टा पड़ेगा। और आपको बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर से नरसिंहानंद तक है, आपको यह भी बताना चाहिए था। इसलिए आप छोड़िए उन बातों को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी, वैसे अपर्णा बिष्ट जी का निजी मामला है, मुलायम सिंह जी के परिवार का, मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अब ये जो परिवारों के लोग इनके दल में शामिल हो रहे हैं, क्या वो परिवारवाद से बाहर आएंगे? एंटोनिया माइनो कहते हैं क्या? पता नहीं क्या। नहीं, एंटोनिया माइनो कहते हैं क्या? अरे मानक बीच जी, में क्यों बोल उनका रहे हैं? नाम अपर्णा यादव है। अरे बीच में क्या बोल रहे हैं? मानक जी, उनका नाम छोड़िए आप। अपर्णा यादव है। अरे देखिए, आप मैं छोड़िए। एंटोनिया माइनो कह सकता हूं, मैं नहीं नरसिंहानंद कहता की हूं। औलाद, चुप रहो। मानक जी, अरे एक कृपया सेकंड प्लीज, करिए। अरे मुकेश जी, अपर्णा यादव जी छोड़िए। एक महिला है, प्लीज मुकेश जी, एक थोड़ा सा सशक्त मर्यादा है, रखिए। उनका थोड़ा सा मर्यादा कम रखिए। से कम आपके और शहजाद एक सेकंड, शहजाद वन बाय वन, वन बाय वन। मर्यादा रखें। एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड रुक जाइए। वन बाय वन शहजाद, एक सेकंड शहजाद, मैं आप ही से मुखातिब हूं। आपने कहा कि अपर्णा का नाम अपर्णा यादव है, अपर्णा बिष्ट नहीं है। उनके ट्विटर प्रोफाइल में अपर्णा ने खुद अपना नाम अपर्णा बिष्ट यादव लिखा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको इस पर आपत्ति करनी चाहिए। हाँ, तो बिष्ट यादव है ना? हाँ ठीक है, मुकेश जी बोलिए। तो मैं एक मिनट मुझे बोलने दो। हाँ मुकेश जी बोलिए। हाँ शहजाद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। आप कृपा करके बहुत तमीजदार आदमी है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी में बदतमीजी मत करिएगा। मेरे ये एंटीना जो बोलते हैं, अरे रंगा बिल्ला कौन है? कौन है? अरे मुकेश जी प्लीज, अरे मुकेश जी आप भी प्लीज थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। पूरा देश देख रहा है, चुनाव पर बहस कर रहे हैं, इन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी, गंभीर बहस है। इन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी है, इन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। हाँ नहीं, मैं दोनों से कह रहा हूं, ये मर्यादा ना तोड़े, ध्यान रखें प्लीज। आइए मुद्दे पे आइए। हाँ हाँ, मुझसे मत कहिए, इनसे भी कहिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, इस चुनाव को बाकायदा ये संविधान भी कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक इस पे ना ले जाया जाए। ये चुनाव उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में बेरोजगारी के मुद्दे पर जो रेप हुए हैं, हाथरस उन्नाव कांड कोई भूला नहीं है, जो रेप हुए हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरीके से गुंडागर्दी है, जिस तरीके से विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया, उन मुद्दों पर चुनाव होगा। जो पार्टी परिवारवाद का विरोध करती थी, मुझे सिर्फ इतना जरूर कहना है, हालांकि ये समाजवादी पार्टी, उनका निजी मामला परिवार का, अखिलेश यादव जी के परिवार का, मुलायम सिंह जी के परिवार का, मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन अपर्णा बिष्ट जी, उनका निजी फैसला वो जहां मर्जी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या वो मुलायम सिंह जी के परिवार की नहीं रही है? क्या ये परिवारवाद नहीं है?
क्या आप सुबह से चैनलों में चल रहे हैं उनके साधु समधी चले गए? क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये परिवारवाद चूंकि इनको सूट करता है, इनको सुविधाजनक है, इसलिए अब ये परिवारवाद पे बोलेंगे नहीं। मैं आपको एक, जहां तक आपने अभी पोस्टल गर्ल का जिक्र किया है, क्षमा करना, एक तो पोस्टल गर्ल ना कहे आप, उस पोस्टर के अंदर बाकायदा स्वेच्छा से जब तक वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थी हमने उनको रखा, उनको पूरा सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी, अब ये आपने कहा कि एक उम्मीदवार ने नाम विड्रॉ कर लिया है, कोरोना हो गया है, मुझे नहीं लगता क्या हुआ है, लेकिन बौखलाई भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद जो भी ये कर सकते हैं, ये उम्मीदवारों को बिठाने का काम करके संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा हवा है। मुकेश जी, 10 मार्च को मुकेश जी, योगी जी को जहां मुकेश जाना जी, था गोरखपुर मठ में, वो पहले जा चुके हैं। मुकेश जी, वो पहले जा चुके हैं। मुकेश जी एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुकेश जी एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश से साफ। ओके मुकेश जी एक सेकेंड, मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है आपसे। आप तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, आप तो इतनी बार एमएलए भी रहे हैं दिल्ली में, मैं इतने टाइम से जानता हूं आपको, इसीलिए आप जब आपने कहा साम दाम दंड भेद, तब आपने ये कुछ ऐसे ऐसे किया था। लाइए जरा मुकेश जी को स्क्रीन पर। ऐसे ऐसे करने का क्या मतलब मुकेश जी? आप जो अंगूठे से कुछ ऐसे करके दिखा रहे थे, हाँ क्या मतलब इसका? कर रहा हूं अभी भी अरे भाई मुझे तो यार, अरे भाई मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, अब सब समझ रहा है, देश समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हाँ आप समझो, आज साम दाम दंड भेद, आप इनकी सरकारी एजेंसी धनबल जो ये कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बाई हुक बाई क्रुक चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश की जनता, बेरोजगार बिरादरी, अब आप देखिए मुकेश जी, अब आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मुकेश जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो सब पर लागू होता है फिर। इसका मतलब आपकी एमएलए अदिति सिंह वो भी पैसों में बिक गई, इसका मतलब आपकी पोस्टर गर्ल वो भी पैसों में बिक गई, इसका मतलब अपर्णा यादव वो भी पैसों में बिक गई, वो प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह के परिवार से वो भी पैसों में बिक गए। कैसा आरोप लगा रहे हैं सर आप? पैसों में बिक गई? मैंने कब कहा है पैसों में बिक गई? मैंने कब कहा है पैसों में बिक गई? मैंने कहा है साम दाम दंड भेद। अरे भाई डराते हो लोगों को, आप डराते हो, खौफ पैदा करते हो लोगों में, झूठे मुकदमे दर्ज करते हो आप लोगों पर। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और बाकी मंत्री और एमएलए अगर बीजेपी छोड़ के जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से जाते हैं, वो डरे हुए नहीं है, वो अपना करियर बनाने के लिए नहीं जाते हैं, अपनी सीट बचाने के लिए नहीं जाते हैं, किसी लालच में नहीं जाते हैं। लेकिन बीजेपी में कोई आता है तो वो धन बल से आता है, डर के आता है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए। अभी जवाब दे रहा हूं मानक जी। हाँ। मानक जी, अरे मानक जी, संस्कार की बात करने वाली भाजपा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनकी बेटी इन्हीं के दल से सांसद हैं, उन्होंने कल जो ट्विटर पे फेसबुक पे लिखा, शायद आप पढ़ना भूल गए हैं, उस संस्कार को आप एक बार पढ़ लें। भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है तो उनकी बेटी को निकाल दे पार्टी से, इनमें अगर जरा भी नैतिकता बची है इनमें। शहजाद रिस्पॉन्ड करिए, शहजाद पूनावाला, उसके बाद आ रहा हूं धर्मवीर चौधरी संगीत। बौखलाए में शहजाद बोलिए। ठीक है, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए मानक जी, मैं सुन रहा था इनकी बातें, इनके तमाम आरोप मैंने सुने। मानक जी, पहले तो इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। हमने 18% से 4.5% किया है, राजस्थान में 27% है, वहां पर राहुल गांधी जाकर हिंदुत्व का ज्ञान महंगाई की रैली में देते हैं। परंतु आप मुझे बता दीजिए, तौकीर रजा को बेरोजगारी मिटाने के लिए लिया है क्या? हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, पर जिसने बोला कि हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी, उस तौकीर रजा को, आला हजरत तौकीर रजा को हमने पार्टी में, हमने मंच पे ले लिया। यह आपके हैंडल से ट्वीट हुआ यूपी कांग्रेस के, आला हजरत तौकीर रजा हमारे साथ, यह आपके हैंडल ने किया है। आपके लोग कहते हैं कभी जिन्ना को मान, कभी तालिबान का गुणगान, कभी हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस, तो चलाओ वोट बैंक की दुकान, और फिर हमें कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू और मुसलमान मत कीजिए। अरे भाई, हम कहां कर रहे हैं? हम तो विकास की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप 80-20 की भी तो बात कर रहे हैं शहजाद, ये मत कहिए कि आप सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। 80-20 आप और आपके नेता कर रहे हैं रोज रोज, 80-20 आप भी तो कर रहे हैं। 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है। मानक जी, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मानक जी, उन्होंने ये पता है क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि INC का मतलब है आई नीड कैश। इनका मतलब यही है कि इनके यहां सारे बिकाऊ है, टिकाऊ तो कोई नहीं है। सिद्धू जी को लिया तो बताइए कितना आई नीड कैश हुआ, क्योंकि आप तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि जो आते हैं वो बिकते हैं।
तो आप बताइए कि जब सिद्धू जी आपके पास आए तो कितने में आपने लिया? आप बताइए नाना पटोले को कितने में लिया और उदित राज को कितने में लिया? उदित राज तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मैंने तो सुना है उनको बड़े बड़े पद मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। परंतु मुझे बता दीजिए कि अगर यही है धारणा आपकी कि लोग इस प्रकार से आते और जाते हैं, तो जो आपके अंदर आए, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, उनको ओके, ऑलराइट, ओके, धर्मवीर चौधरी, संगीत रागी, पहले धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर जी, बीजेपी तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हवा का रुख एक ही दिशा में बह रहा है और अखिलेश अपना परिवार तक नहीं संभाल पा रहे हैं। एक ही विकल्प है यूपी की जनता के सामने और वो है योगी, बीजेपी, बल्कि डबल इंजन योगी मोदी। ये जो हो रहा है यूपी में, उसे कैसे देख रहे हैं धर्मवीर चौधरी? मानक जी, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बहुत लास्ट में मौका दिया और तीनों पार्टी के प्रवक्ता बोले हैं। मैं जरा तीनों की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये बहन बेटियों को बहला फुसला करके क्या करते हैं। ये कुलदीप सेंगर के रूप में आपने देखा था कि कैसे एक बेटी जो है वो नौकरी मांगने गई थी और कैसे चिन्मयानंद स्वामी पूर्व गृह राज्य मंत्री एक छात्रा के साथ में उन्होंने क्या किया था, ये पूरा देश जानता है। तो ये बहन बेटियों को बहला फुसला करके जो बलात्कार करते हैं, जो शोषण करते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये इनको कैसे बहलाना फुसलाना है। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये बीजेपी जो है अपने कर्मों से मारी जाएगी। आज ये अपने कामों से नहीं जीत पा रहे हैं, इनको खोखले नेता चाहिए, इनको जो है अपर्णा विष चाहिए। तो ये जो है ये एक हताशा है इनकी। ये हताशा ये बताती है कि जो परिवारवाद की पार्टी समाजवादी पार्टी है, हम उससे बड़े परिवारवादी हैं। और अब मैं आता हूं, ये जो हमारे अजीज भाई बैठे हैं, ये आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में चले गए हैं। ये अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बता रहे थे कि ये बहुत बड़े कदावर नेता हैं। तो मैं अजीज भाई आपको ये बता दूं कि 2007 में जब स्पष्ट बहुमत की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी थी, जब हमारी लहर चल रही थी, सुनामी चल रही थी, जब हमने सारी पार्टियों को परास्त किया था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक सीट नहीं जीत पाए थे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको सड़क से उठा करके विधानसभा विधान परिषद भेजने का काम किया था, उनको विपक्ष का नेता बनाने का काम किया था। तो ये कितने बड़े नेता हैं धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये पूरा देश प्रदेश जानता है। ये सब बुझे हुए कारतूस हैं और ये बुझे हुए कारतूस लेने की होड़ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चल रही है। आपने मानक जी एक कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो कछुए की जीत हुई थी, बहुजन समाज पार्टी उसी स्पीड से चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो हताशा का दौर, निराशा का दौर जनता की नजर में है, वो उसको भरपाई करेगी बहुजन समाज पार्टी। आज बहन जी के कामों को, बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर को, नारी सुरक्षा को, नौकरी को, बेरोजगारी को, आज उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रही है। चौधरी, अब मैं आता हूं मुकेश चौधरी, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश जी अभी इस तरीके की बात कर रहे थे, ये इस तरीके की बात कर रहे थे। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है कि ये खरीद फरोख्त में काम करते हैं। कांग्रेस का तो भ्रष्टाचारियों का पूरा एक इतिहास है और उसी रास्ते पर आज बीजेपी जा रही है, जिस रास्ते पर कांग्रेस गई थी। कांग्रेस को लोगों ने घर बैठा दिया। चौधरी, एक सेकंड, धर्मवीर जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, उसके बाद संगीत रागी के पास जा रहा हूं। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर भी जुड़ने वाले हैं। धर्मवीर चौधरी, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपने देखा चंद्रशेखर आजाद योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर गए, दलितों की पूरा सपोर्ट मांग रहे हैं, दलितों का वोट अजीज खान यहां तक कह रहे हैं कि उनको जा सकता है। मायावती जी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, अजीज खान जी ने तो अभी चंद्रशेखर को जो है भगा दिया था अपने ऑफिस से। इन्होंने दलितों का कितना बड़ा अपमान किया। यह चंद्रशेखर ने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा था कि इनको दलितों के वोट नहीं चाहिए। अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं अजीज खान, और दलितों को किसी नेता की जरूरत नहीं है। दलित बहन कुमारी मायावती जी के साथ में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और यह पिछला इतिहास मानक जी हमारा उठा के देख लीजिए। यह सब थोता चना बाजे घना मीडिया में कवरेज लेने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, संगीत रागी, ओम प्रकाश राजभर भी आगे मेरे साथ, उनसे भी बात करूंगा। संगीत रागी, पहले मुझे ये बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ, दलितों के साथ बहुत गलत हुआ, योगी के खिलाफ इसलिए उतर गए, ताल ठोक रहे हैं। क्यों उतरे हैं आपके हिसाब से, संगीत रागी? देखिए, मुझे लगता है कि वो एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि
कोई व्यक्ति ये कह दे कि सारा दलित समाज हमारे साथ है और वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई, आपने सही कहा कि 1-1.5 महीना मीडिया में थोड़ा ज्यादा कवरेज मिलेगा, पर इससे ज्यादा उसकी उपयोगिता नहीं है। दूसरा, मैं बड़ा समराइज कर रहा हूँ पूरा डिबेट को, मैं बड़ा सुन रहा था। कई बार आपने देखा होगा फुटबॉल का जब मैच होता है ना, तो एक ही पार्टी जब मैदान में उतरती है तो गोल में ले जा करके बार बार निशाने पे ले जाती है और गोल मारती है, तो लगता है कि वो सारा गोल हमारा चला जाएगा। कल तक समाजवादी पार्टी मैदान में उतर करके लाठियां भांज रही थी, अपने सारे लोग आ रहे थे। अब मैदान पूरा चुनावी मैदान में अब सारे लोग आ गए हैं और इसीलिए ये चारों ओर जो आप देख रहे हैं कि अब प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी है। कल तक वो प्रतिद्वंदिता नहीं थी, एक पार्टी एकाएक लग रहा था जैसे हवा उसके तरफ बह रही है, लेकिन वैसी चीज थी नहीं। अब आपने देख रहा है कि दोनों ओर से भगदड़ मची हुई है, उधर से ज्यादा भगदड़ मच गई है। मैं शहजाद जी की बात से भी सहमत नहीं हूं कि चचा को नहीं संभाल पाए। दरअसल समाजवादी पार्टी चचा भतीजा की ही पार्टी थी। तीसरी बात, एक चीज बड़ा मुझे हैरान करने वाला है, अभी ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको कोई ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दुखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका ही एक वीडियो क्लिपिंग्स में देख रहा था और वो कह रहे थे कि सपा को वोट देने का मतलब अपनी मां बहनों पर आघात करना है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना कैसी भाषा है, यानी कि समाजवादी पार्टी को यदि दलित वोट करे तो अपनी मां बहनों पर आघात करना है। और आज वही व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, तो राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक मूल्यों की बात न करें। एक दलित कौन है, अजीब बात है। राजभर जी कहते हैं दलित हमारे साथ हैं, उनके साथ जो है वो दलित हो जाता है। मायावती जी कहती हैं कि दलित हमारे साथ है, मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा दलितों के विधायक होते हैं। तो अब ये विमर्श बड़ा हैरान करने वाला होता है कि जब पार्टियां आती है कहती है कि मैं ही दलितों का नेतृत्व करता हूं, मैं ही दलितों का नेता हूं। अरे भाई, ये 70-80 के जमाने की राजनीति नहीं है। सब कोई जानता है कि आप अपने लिए जी रहे हैं। यदि श्रीमती सोनिया गांधी का परिवार कहता है कि मैं देश के लिए जी रहा हूं, तो यह निहांत, ये कोई इसको कौन लेगा, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? सब कोई जानता है कि राहुल गांधी, मैं शहजाद पूनावाला के इस बात से बिल्कुल तवज्जो नहीं देता हूं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को बंटी बबली कह देना, ये सब बातें ठीक बात नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, नहीं बोलनी चाहिए, ये सब नहीं कहना चाहिए। रंगा बिल्ला वो अब किसको कहे, कोई कहे वो कहने दीजिए, उनके भाषा की मर्यादा है। लेकिन आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी को बंटी बबली कह करके संबोधित करें, ये अच्छी बात नहीं है। देश जानता है कि वो क्या है, सब कुछ जानता है कि वो अपनी ही परिवार के अपने ही राजनीतिक स्वार्थ को सचेतने के लिए, संजोने के लिए राजनीति का काम कर रहे हैं। ओके। और उसमें वो चाहते हैं कि देश की जनता उनकी वेदी पर को अपने आप को कुर्बान कर दे। ओके। तो ये तो देखना है, जनता को तय करना है कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं तैयार है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। ओम प्रकाश राजभर जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है राष्ट्र की बात में। राजभर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राजभर जी, अब देखा आपने, आज बीजेपी ने सीधे आपके सहयोगी अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगा दी। पहले अपर्णा यादव और अब आपने देख लिया एक और रिश्तेदार। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये? देखिए, अपर्णा यादव कितनी बड़ी नेता हैं। पहले तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस अछूत को बीजेपी अपने घर ले गई। अब अछूत को ले गई तो किस गंगा जल से धो करके ले गई है? जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, तो जब अखिलेश जी जिस मुख्यमंत्री आवास में थे तो वहां गंगा जल से धोया गया कि यहाँ यादव था, अछूत था। उस अछूत के घर से वो बेटी गई है तो पहले ये भाजपा के लोग बतावें, जेपी नड्डा जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव पटेल, कि ये लोग जो ज्वाइन कराए थे किस गंगा जल से धोए हैं, इस अछूत को पवित्र कैसे किए हैं, पहले तो ये बतावें। और दूसरी बात कि जब ससुराल में
नाराजगी बढ़ती है तो वो नाराज होकर के मायके जाती हैं, फिर 2-3 महीना में खुश होकर फिर चली जाती है ससुराल में। ये कौन सी बड़ी बात है। और जहां तक आपने वोट की बात किया है, भारतीय जनता पार्टी ये खूब जान रही है कि अपर्णा यादव सिंगल वोट दे सकती हैं लेकिन दूसरा वोट नहीं दिला सकती। लेकिन आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा चौहान, ये अपने अपने समाज के लीडर हैं, इनकी अपने समाज में एक अच्छी पकड़ है, ये खुद वोट ले सकते हैं और दूसरी सीट पर वोट दिला सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए, मैसेज खाली देने के लिए कि हमने उनके परिवार से ले लिया। अरे ये तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के साथ जाकर के वो जो है गाय को घास खिलाना, पानी लाना, उसको रोटी खिलाना, ये तो कई बार आप लोग भी देखे होंगे टीवी पर, हम भी देखे हैं टीवी अच्छा पर। राजभर जी, ये कौन सी नई बात? आपने अपने अभी संगीत रागी को सुना, चली गई, आपने अभी संगीत रागी को सुना, उन्होंने कहा कि आप भी एक समय अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोसते थे, इसीलिए जो भी नेता पार्टी या दल और गठबंधन बदलता है उसको इसी नजरों से क्यों ना देखा जाए कि वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दल या पार्टी बदलता है या गठबंधन बदलता है। नहीं, जब तक साथ नहीं रहता है तब तक वो ये कहता है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक नहीं थे, जब उनके साथ गए तो वो हमको लेके गए कि कहे कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। हम उनके बहकावे में चले गए। और जब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद जब लागू करना हुआ तो मुंह बिराने लगे ओम प्रकाश राजभर को। तो आपने देखा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में, देश में तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट से झगड़ा हो रहा था अपने मुद्दों के आधार पे। और ये 2-2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे उस समय, 2-2 बार पंचायत करने लखनऊ आए। हम अपने मुद्दों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो फिर अखिलेश यादव के साथ क्यों चले गए? तो मैंने 18 महीने क्या आपकी जो सारी मांगे थी उस पर अखिलेश ने आज तक कोई कदम उठाया है या आपको भरोसा दिया है कि आपकी सारी मांगे मान लेंगे? देखिए, नहीं, देखिए, मैं आपको आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, 6 महीने हमारी अखिलेश यादव जी से पंचायत इन्हीं सब चीजों को लेकर होती रही। कभी आपने मीडिया में नहीं देखा कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से मिल रहे हैं या अखिलेश ओम प्रकाश से मिल रहे हैं, कभी नहीं देखा। लेकिन हमारी उनकी बात इन्हीं चीजों पर होती रही। तो जब उन्होंने वो तैयार हो गए, हमने कहा कि 6 महीने में, तो उन्होंने कहा 3 महीने में जातिवार जनगणना करेंगे, खाली आप हमारे साथ आ जाओ। हमने जब घरेलू बिजली की बात किया, उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली 5 साल लगातार फ्री देंगे, जिसको खुद वो बोल रहे हैं। जब हमने उनको पुरानी पेंशन बहाली की बात किया तो कहें कि हम बात करके बता रहे हैं कि बात कर लो, जब तक फाइनल नहीं करोगे तब तक हम आपके साथ नहीं आएंगे। पुरानी पेंशन की बात उन्होंने तैयार किया। उन्होंने कहा कि जो आज के तारीख में अन्ना पशु, जिसको हम आरक्षण पर कोई उन्होंने भरोसा दिया है क्या? आपने कहा बीजेपी ने आरक्षण पर आपका वादा पूरा नहीं किया, आपका भरोसा तोड़ा। अखिलेश जी ने आरक्षण पर वादा किया है क्या? बिल्कुल तोड़ा, बिल्कुल किया है। उन्होंने वादा किया हमसे कि सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद हम आप मिल करके उसको लागू करेंगे। ये बात अखिलेश यादव जी ने तय करके उनसे, तब ओम प्रकाश राजभर वहां गया है। लेकिन आप बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताते हैं। बीजेपी के साथ आपने कल ही देखा होगा राजभर जी, जेपी नड्डा के साथ संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल दोनों बैठे हुए थे। वो भी पिछड़े नेता हैं, वो भी अच्छी खासी सीटें जीत के आए थे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इस बार भी बीजेपी के साथ हैं वो। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? एक वीडियो हमारा मोबाइल लिया, नहीं देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती। जब इसमें योगी जी ने पिछड़ों और दलितों का हिस्सा लूटा तो बताओ, अनुप्रिया पटेल ने बोला, संजय निषाद ने बोला, या पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी में या दलितों का जो भी नेता उनमें था, कोई नेता बोला? एक नेता की जबान खुली हो तो आप बता दो, एक नेता की बात। जब मैं सरकार में था तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, तो उनको बजट अलाट होता है 700 करोड़। 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, उनको भी अलाट होता है 700 करोड़। जब इस बात को लेकर सदन में मैं शुरू किया कि भाई इनको
4 गुना से ज्यादा बजट चाहिए। एक भी पिछड़े समाज का नेता बीजेपी का सदन के अंदर खड़ा होकर समर्थन मतलब आप ये कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद मौका परस्त हैं, पिछड़ों का हिस्सा आप ये कह रहे हैं राजभर जी खुल के? भाई ये लोग क्या, हाँ मैं खुल के कह रहा हूं, ये लोग 2 साल तक 19 में चुनाव हुआ, अनुप्रिया पटेल जी चुनाव जीत के गई, 2 साल तक अनुप्रिया पटेल को वेटिंग में रखा, जब चुनाव आ गया तो उनको मंत्री बनाया। 2 साल पहले क्यों नहीं बनाया? क्या वजह थी? ये क्यों इंतजार कर रहे थे? इनको चुनाव के बाद ही लड़ जाना चाहिए था कि हमने सरकार में हम सहयोग किए हैं, हमको भी मंत्रिमंडल में रखो। एक बार भी नहीं बोला, और जब चुनाव आ गया तो फिर ये लोग जो है फिर वहीं चले गए। और दूसरी चीज मजे की बात, हम तो बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं कि जो नेता वहां जिनका आपने जिक्र किया है कि बड़े ईमानदार नेता वहां गए हुए हैं, बहुत सूझबूझ के नेता वहां गए हुए हैं, ऐसे नेता हम आपको दिखाना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। जरा सुन लीजिए, संजय निषाद की बात को सुन लीजिए, हम आपके चैनल पे सुना रहे हैं। अपने गांव से मारकर हटाओ। आतंकवादी तो ये मोदी है, आतंकवादी ये मोदी है, ये योगी है, आतंकवादी ये है। आपकी सरकार आने के बाद हम लोग जांच कराएंगे और ये जेल की सलाखों में डालेंगे। अरे मोदी ने कार सेवकों पर अपने यहाँ पेट्रोल फूंक कर मुसलमानों को दंगा कराकर मारा है, हमारे आंखों से के सामने मारा है। जांच में पता चल गया है कि मोदी दुनिया का। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुन लिया हमने आपका ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं राजभर जी? यही तो सब पर लागू होता है। अखिलेश के साथ होते हैं तो अखिलेश अच्छे हैं, मोदी बुरे हैं, योगी बुरे हैं, योगी के साथ आते हैं तो अखिलेश बुरे हैं, सब नेता यही करता है। नहीं नहीं यही बात नहीं यही बतिया जो बात आपने कहा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, 17 तारीख को यही रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों निषाद बिंद कश्यप को जुटाया गया आरक्षण के नाम पर, और अमित शाह जी आए कि आरक्षण की घोषणा होगी, और अमित शाह जी आए जुमला सुना के चले गए। निषाद बिंद केवट मल्ला वही नारा लगाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हजारों कुर्सियां तोड़ दिया वही मैदान में। और आज जो यही नारा लगाया था संजय निषाद ने कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, और किस मुंह से वहां चले गए? अच्छा ओके, एक सवाल और राजभर जी, एक सवाल और। अब मंदिर की बात कर रहे हैं, एक सवाल और पुजारी। एक सवाल और, चंद्रशेखर आजाद तो आपके छोटे भाई हैं, आप खुद कहते हैं ये, अब उनको अखिलेश ने धोखा दे दिया ऐसा चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, और अब वो योगी जी के खिलाफ जाकर अकेले चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं देखिए वो हमारे भाई हैं, उनकी जो लड़ाई है वो भी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है प्राइवेट में ले जाकर, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, वो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना बड़े पैमाने पर अत्याचार, लेकिन वो तो अखिलेश को भी टारगेट पे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश दलित विरोधी हैं, हमारा अपमान किया, उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए। नहीं देखिए कोई विरोधी नहीं है, हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। वो हमसे कहें, अगर वो कहेंगे कि आप हमारा समर्थन करो तो हम उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। ओके चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर राष्ट्र की बात में आने के लिए। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करिए, ओम प्रकाश राजभर ने कई आरोप लगाए। हाँ शहजाद। मानक जी, ये अच्छा होता कि आप मुझे उनसे भी एक बार डिबेट करने देते, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है और मैं शुरुआत करूंगा, उम्मीद है आप मेरी भी बात उनकी बात की तरह बताएंगे। पहले तो ये ओम प्रकाश राजभर जी का स्टेटमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छपा है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज भी किया था और सही तरीके से ऐतराज किया था कि यादव समाज के लोग जो होते हैं वो दरअसल दारू को बहुत प्रेम करते हैं, दारू पीने वाला समाज यादव समाज होता है, उन पर इसके ऊपर काफी कार्रवाई भी हुई थी। आज ओम प्रकाश
प्रकाश राजभर जी क्या सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफी मांगेंगे? ये सवाल नंबर 1। उन्होंने अपर्णा यादव जी के लिए भी जो आपत्तिजनक बातें, बार बार महिला का अपमान किया जा रहा है, उनको तरह तरह की बातें की जा रही है, बहरहाल उसका भी आप जवाब ले लेते, पर बहरहाल उसको आपने नहीं पूछने दिया। तीसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जी को अभी हाल ही में एक चैनल ने पूछा कि नॉन यादव ओबीसी के लिए समाजवादी पार्टी ने पिछले कई वर्षों में क्या किया है, तो बिना जवाब दिए माइक छोड़कर भाग गए वो। तो उनसे यह भी पूछ लेते कि जिस समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे, और यहां तक कि केवल समाजवादी नहीं, यादव समुदाय को उन्होंने जिस प्रकार की गालियां देने का काम किया, आज जिस प्रकार से अपर्णा यादव जी को भी उन्होंने भद्दी बातें बोली, तो उसका भी जवाब ले लेते। और चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए हम तो गोरखपुर में हमारे काम पर, पूर्वांचल पे हमारे काम पर हमें भरोसा है। विकास के नाम पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, विकास के नाम पर हमने कृषिनगर एयरपोर्ट दिया, विकास के नाम पर सिद्धार्थनगर मेडिकल हॉस्पिटल दिया, विरासत के नाम पर काशी धाम का उद्धार किया, व्यवस्था के नाम पर आज जापानीज एन्सेफेलाइटिस के केस नदारद हो चुके हैं। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तो कह रहे थे ना 400 सीट पे जीतने वाले हैं, तो आजमगढ़ में लगा इतना डर इनको कि अखिलेश चले गए आजमगढ़। बोलिए कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ते गोरखपुर से? ओके, ऑलराइट, अजीज खान रिस्पॉन्ड करिए, फिर आ रहा हूं मुकेश शर्मा। मायावती तो अजीज खान बोलिए। रही है, ये इनकी पूरा वाला। अजीज खान का संपर्क टूट गया फिर से। मुकेश शर्मा बोलिए। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी। मैं सिर्फ उनको, संगीत लागी जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, विश्लेषक हैं, आरएसएस के बड़े ज्ञाता हैं, और वो उस संगठन में हैं जिस संगठन का इतिहास रहा है अंग्रेजों से माफी मांगने का। ठीक है, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस का बलिदान का इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनका अंग्रेजों से माफी मांगने का इतिहास है। इसका जवाब तो ये है। दूसरी बात, धर्मवीर चौधरी ने जिन्हें भ्रष्टाचार की बात की, जो लोग जन्मदिन के नाम पर गरीबों से पैसा इकट्ठा करके खा जाएं, अरे वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती बीजेपी के एजेंट के रूप में यूपी में काम कर रही है। सारा देश जानता है, किसी बच्चे से पूछो यूपी में, क्योंकि बीएसपी को पता है, बीएसपी के जो मामले हैं, बयान वो सारे एजेंसी के बाद बड़े दिखा देते हैं। देखिए, अरे सर मुझे मौका दीजिए, आपके पास मेरा कनेक्शन कट गया था और आप जो है बोलने का मौका नहीं मिला माने जी। क्यों नहीं करते हैं आप जगह का समर्थन? उत्तर प्रदेश में आप कौन सी बात करते हैं दलितों की? अरे बेइज्जती आपने दलितों की। अजीज खान बोलिए। अजीज खान मौका नहीं मिला। बिल्कुल अजीज खान बोलिए। देखिए मानक जी, 2-3 सवाल है, मैं लगातार सुन रहा था, चूंकि मेरा कनेक्शन गड़बड़ था इसलिए हम बात कर नहीं पाए। देखिए 2-3 सवाल है। एक तो ये चुनाव लड़ने की बात मैं डिक्लेयर कर रहा हूं एज ए प्रवक्ता। मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की डिमांड रही, हर जगह से लोग लगातार पुकार रहे थे कि साहब हमारे यहां से आइए, चुनाव लड़िए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि मैनपुरी में जो करहल विधानसभा है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। ओके, एक सेकंड अजीज खान, एक सेकंड। आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी सुबह से इस बात का कोई कॉन्फर्मेशन या पुष्टि नहीं थी कि अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे। सूत्रों से खबर आ रही थी कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश लड़ सकते हैं। लेकिन जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान न्यूज 24 पर बता रहे हैं, अब इस बात की पुष्टि हो गई है, अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जरा यह सीट क्यों चुनी, यह भी बता दीजिए डॉक्टर अजीज खान। देखिए ऐसा है कि सीट चुनने का इशू नहीं है। डिमांड मैंने आपसे कहा कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा से डिमांड रहा है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह चीज तय किया कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भी लगातार अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे थे शहजाद जी, शायद उनको जानकारी नहीं है कि साहब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में कह रहे थे, इनको शायद यह नहीं पता है कि इन्हीं के मंच से इन्होंने मंत्री भी बनाया था, इनके मंच से लगातार वो इनको गाली देते रहे। शायद इनको जानकारी नहीं है इस बात का। क्यों गाली देते रहे, क्यों आपको बुरा भला कहते रहे? क्योंकि आपने जो वायदा किया था दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, वो आपने वादा पूरा नहीं किया। आपने इस समाज को धोखा दिया और उन्होंने इस बात को मंच पे आपके कहा कि आपने धोखा दिया है, क्योंकि आप धोखेबाज लोग हैं। क्योंकि अगर आप पिछला इतिहास ओके ऑलराइट डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड। अपने दर्शकों को फिर से आपने जो मुझे खबर दी है वो बताना पड़ेगा। यूपी का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ने जा रहे हैं और यह न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान ने बताया है।
अब यह पुष्टि हो गई है इस बात की कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संगीत रागी, छोटा सा कमेंट दे सकता हूं आपको। मैनपुरी के करहल सीट का जरा सा जातीय समीकरण भी बता देते तब आपको अपने पूरे देश की लीजिए, अब जातीय समीकरण में आ गए। उत्तर प्रदेश की अभी तक आजमगढ़ से आपको तकलीफ थी, यही यादवी समाजवाद है। अभी आपको आजमगढ़ से तकलीफ थी, यही मैनपुरी में करहल सीट से भी तकलीफ हो गई है। यही मैं बोल रहा हूं, यही भाई प्रदेश में कहां से चुनाव लड़े आप परिवार और जाति, गोरखपुर से चुनाव लड़ जाए और जाति क्या के चाहते विमर्श हैं से समाजवादी पार्टी बाहर निकल ही नहीं सकती है और वहां से उछलती है तो रेडिकल इस्लाम पे आकर के हो जाती है। ये इस्लामिक यादवी समाजवाद मुझे नहीं लगता है कि देश अब स्वीकार ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। छोटा सा कमेंट धर्मवीर चौधरी को देना पड़ेगा। धर्मवीर जी, अब तो अखिलेश भी उतर गए मैनपुरी के करहल से, बहन जी लड़ेंगी चुनाव क्या या नहीं? बहन जी सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मानक जी, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत ब्राह्मणों की गाड़ी पलटाई है। अब ये ब्राह्मण समाज के लोग, ये परशुराम, भगवान परशुराम के मानने वाले लोग इनकी सरकार पलटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में बस बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने अंतरकलह से ऊपर नहीं आ पा रही है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 की सरकार रिपीट करेगी सोशल इंजीनियरिंग के रूप में इस प्रदेश में। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ कि मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि हो गई है। ये न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान ने दी है। इसी के साथ राष्ट्र की बात खत्म कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शहजाद पूनावाला, थैंक यू। डॉक्टर अजीज खान, मुकेश शर्मा, धर्मवीर चौधरी, संगीत रागी, धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।